कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक और प्रोफेशनल हिटमैन सकाता को दिखाते हुए, जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड के लोग थर थर कांप उठते हैं। लेकिन सकाता जिस शहर में रहता है उस शहर में सदियों से एक बात चली आ रही है, ये कि 50 साल बाद ओनी राक्षस किसी एक इंसान के शरीर पर कब्जा कर लेता है और शहर में भयानक कत्लेआम मचाता है। खैर, उसी शहर में हमें एक याकुजा बॉस का ठिकाना दिखाया जाता है, जिसे अभी अभी अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में एक बुरी खबर मिली है। खबर ये थी कि उस पार्टनर ने अपनी सुरक्षा के लिए किसी और गैंग की सर्विस लेना शुरू कर दिया है। अब जो याकुजा बॉस था ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए उसी आदमी को बुलाता है जिसने ये खबर दी थी। फिर क्या याकुजा बॉस उसके चेहरे को बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर एक अनजान शख्स एक एक करके याकुजा बॉस के सारे बॉडीगार्ड्स को ढेर करना शुरू कर देता है। तभी अचानक खिड़की के ऊपर से याकुजा बॉस के चाय में खून की एक बूंद टपकती है और बॉस के खास बॉडीगार्ड को खतरे का एहसास हो जाता है और बॉस को तुरंत सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और पता है वो अनजान शख्स कौन है। हमारा हीरो सकाता, जिससे बड़े बड़े गैंगस्टर कांपते हैं, जिसने याकुजा बॉस को मारने की सुपारी ली है और वो जिसकी सुपारी लेता है उसका बचना नामुमकिन होता है। खैर, सभी गुंडों का सफाया करने के बाद अब सकाता का सामना बॉस के उस खास बॉडीगार्ड से होता है जो कद काठी में बहुत भारी है और लड़ना भी जानता है। लेकिन सकाता को हराने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी और आखिरकार सकाता अपनी खूंखार तलवार से उस बॉडीगार्ड का हाथ काट देता है और सीधे बॉस के कमरे की तरफ बढ़ता है। वहीं बॉस, जो पहले बहुत खूंखार और बेरहम दिख रहा था, सकाता को सामने देखकर उसकी पूरी हेकड़ी निकल जाती है। वो अंदर से बुरी तरह डर जाता है और अपने सामने खुद से भी ज्यादा बेरहम और खूंखार इंसान को देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। सकाता बिना देरी किए अपनी धारदार तलवार से एक ही झटके में उस याकुजा बॉस का काम स्वाहा कर देता है। इसके बाद एंट्री होती है फुजीता की, जो सकाता का पक्का दोस्त है, जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, जो उसे ये सब मिशन का काम ला कर देता है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि ये सकाता का आखिरी काम था, क्योंकि अब वो इस काले धंधे से थक चुका है और रिटायर होना चाहता है, क्योंकि उसका अपना एक छोटा सा परिवार है और वो अब अपनी नई जिंदगी पर ध्यान देना चाहता है। इसके बाद सकाता अपने घर पहुंचता है, जहाँ हम उसकी प्यारी सी छोटी बेटी रियो को देखते हैं। साथ ही हम उसकी पत्नी आउई से भी मिलते हैं, जो उसे गले लगा लेती है। ये सब देखकर लगता है कि सकाता की जिंदगी में सब कुछ ठीक और बहुत सुकून भरा है और सकाता भी हमेशा से इसी तरह की जिंदगी के सपने देखता था और अब वो उस खून खराबे और बेरहमी की दुनिया से कोसों दूर हो चुका है। सकाता ये बात आउई को भी बताता है, जिस पर वो उससे कहती है कि ये सुनकर अच्छा लगा, फटाफट तुम नहा लो, मैं डिनर लगाती हूँ। इसके बाद सकाता नहाकर आ जाता है और कपड़े बदल ही रहा होता है कि तभी उसे रियो की चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो बाहर आता है तो उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि कुछ खौफनाक शैतानी मुखौटा पहने लोग उसके घर में घुस चुके हैं। सकाता उनका मुकाबला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन जब वो लोग उसके परिवार को बीच में घसीट लेते हैं तो सकाता बिल्कुल बेबस हो जाता है। उन नकाब पोशों का लीडर, जिसे सब मास्टर कहकर बुलाते हैं, जिसने सींगों वाला शैतानी मुखौटा पहन रखा था, वो सकाता के सामने आता है। वो सकाता का पहले तो शुक्रिया अदा करता है कि उसने इस शहर के सारे याकुजा गैंग्स का खात्मा कर दिया, यानी उनके दुश्मनों को खत्म कर सकाता ने उनका रास्ता साफ कर दिया है, जिससे सिंजो शहर अब एक सुरक्षित और शांत जगह बन चुका है। लेकिन मास्टर कहता है कि अभी भी एक आखिरी खतरा बाकी है और वो खतरा खुद सकाता है। इसलिए वो लोग यहाँ सिंजो शहर में पूरी तरह शांति कायम करने के लिए सकाता को रास्ते से हटाने आए हैं और आगे क्या होता है खुद ही देख लो। हाँ, वो लोग बेरहमी से सकाता की बेकसूर पत्नी और बच्ची की जान ले लेते हैं, जिनका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और वो कोई गवाह नहीं छोड़ना चाहते थे। अब सकाता की जिंदगी पूरी तरह से उजड़ चुकी है, उसका अपना कोई नहीं बचा। वो तड़पते हुए कसम खाता है कि वो एक दिन वापस आएगा और चुन चुनकर उन सबको एक एक करके मौत के घाट उतार देगा। लेकिन इस वक्त सकाता पूरी तरह लाचार था और तभी वो लोग सीधे उसके सिर में गोली मार देते हैं। इसके बाद 12 साल बाद कहानी एक हैरान कर देने वाला मोड़ लेता है। सकाता को गोली लगने के बावजूद वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उस रात जो गोली उसे लगी थी उससे उसकी जान तो नहीं गई, लेकिन गोली दिमाग की नसों को छू कर निकली थी, जिसकी वजह से सकाता हमेशा के लिए पैरालाइज्ड यानी जिंदा लाश बन चुका है। दरअसल उस रात नकाबपोश लोगों के जाने के बाद फुजीता ही था जो सही वक्त पर वहाँ पहुँच गया था और सकाता को तुरंत हॉस्पिटल ले गया। यहाँ तक कि 12 साल बीत जाने के बाद भी बिना किसी फायदे के फुजीता आज भी सकाता का साथ
दे रहा है। उसने साकाता के रहने के लिए एक साधारण सा घर खरीदा है और उसकी देखभाल के लिए एक केयर टेकर भी रखा है जो रोज उसकी मदद करता है। अब कहानी मुड़ती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां शिंजो शहर के मेयर सुनोहारा दिखाई देते हैं। और अब शिंजो शहर वो शहर नहीं रहा जहां गैंगस्टर, गुंडे, मवाली राज करते थे। सुनोहारा के राज में शिंजो शहर को एक सुरक्षित और बेहतर शहर बने हुए 12 साल हो चुके हैं। अब वो शहर में एक आलीशान टूरिस्ट रिजॉर्ट बनवा रहे हैं जिसमें सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, कसिनो, मसाज पार्लर, मॉल, गेमिंग जोन और यहाँ तक कि छोटी से बड़ी हर एक तरह की सुविधाएं होंगी। मेयर का दावा है कि ये सब शहर की इकोनॉमी को बढ़ाने और जनता की भलाई के लिए किया जा रहा है। इसी बीच सवाल जवाब के दौरान एक निडर पत्रकार मेयर सुनोहारा के कार्यकाल में गायब हुए लोगों की बड़ी संख्या पर सवाल उठा देते हैं। ये सुनकर मेयर पल भर के लिए घबरा जाते हैं, लेकिन तुरंत बात संभालते हुए गुस्से में पलटकर पूछते हैं, क्या सबूत है तुम्हारे पास? माहौल बिगड़ता देख मॉडरेटर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस को वहीं रोक देता है, लेकिन वो निडर पत्रकार रुकते नहीं। वो सुनोहारा के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में लग जाते हैं और यहाँ पर उन्हें एक बड़ी जानकारी भी मिल जाती है। और ये सब जानकारी उसे वो ही याकुजा गैंग का आदमी दे रहा था जिसपे बॉस ने हमला किया था, जिसके बदले में वो पत्रकार उसे मोटी रकम देते हैं। कुल मिलाकर बात ये थी कि मेयर सुनोहारा उतने शरीफ नहीं थे जितना जनता उन्हें समझती थी। उनके इस चमक धमक के पीछे कई खौफनाक राज छिपे थे जिन्हें आम लोग नहीं जानते थे। इसलिए वो पत्रकार अब इस सच को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए बेताब हैं। लेकिन तभी एक लाल शैतानी मुखौटा पहने हुए शख्स उनके गाड़ी के पास आता है और उन्हें गेट खोलने के लिए कहता है। उस पत्रकार का खेल खत्म होने के बाद याकुजा गैंग का वो आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां एक और शख्स आता है जिसने एक बूढ़े आदमी का मुखौटा पहन रखा है। वो उस याकुजा गैंग के आदमी को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर करता है और सीधे उसके मुंह में पिस्तौल डाल देता है। और इसी के साथ मेयर की काली करतूतों को जनता के सामने लाने वाले दोनों इंसान को वो शैतानी मुखौटा वाले